केन हैज जॉइंड बायर्न म्यूनिख, तो हमारे पास एक कम प्लेयर होगा एफपीएल में जो हमारी रैंक को हर्ट करेगा ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि स्पर्स जैसी भी टीम हो, ही यूज्ड टू बी द लास्ट मैन एंड ही यूज्ड टू गेट ऑल द गोल्स एंड ऑल द पॉइंट्स। तो ये अच्छी चीज़ है एफपीएल वाइज कि आप दूसरे प्रीमियम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग का ये भी मानना था कि उसको प्रीमियर लीग में रहना था, क्योंकि उसको ऑल टाइम हाईएस्ट गोल स्कोरर बनना था पीएल में। पर मेरे हिसाब से दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट। हाँ, एलन शेरर ने किया है, पर रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। जैसे केन अभी तोड़ने वाला था, और भी कोई प्लेयर आ जाता 10 साल या 20 साल बाद जो इसका तोड़ता ही रिकॉर्ड। और स्पर्स में आप टॉप 4 के लिए हर साल लड़ते हो। वैसे देखा जाए तो बंडेसलीगा में हर साल आप टाइटल जीतोगे, आप टॉप 4 में रहोगे, यूसीएल में हमेशा रहोगे, एंड यू विल बी द फेवरेट्स टू विन द यूसीएल एवरी ईयर। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन उसको काफी पहले ले लेना था। मतलब अगर वो सिटी या फिर यूनाइटेड जाता तो आई थिंक वहां पे भी अच्छा करता। तो अभी हम अपने गेम वीक में आते हैं। इस गेम वीक में मेरी टीम ने स्कोर किए थे 79 पॉइंट्स, और मैं काफी लकी था कि मेरे एक बंदे ने, एक डिफेंडर ने मुझे बचाया इस गेम वीक में। दैट इज गोइंग टू बी वरान, जिसने एक हेडर मार के मेरे को 14 पॉइंट्स दिए। तो वो काफी अच्छा पिक था। मैं हमेशा एक मोस्ट बॉट डिफेंडर का, सेम टीम का डिफरेंट डिफेंडर लेता हूँ। मतलब अगर रीस जेम्स सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो मैं जाके चिलवेल को लूंगा या फिर थियागो सिल्वा को लूंगा। ये स्टार्टिंग से मेरी एक स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हो, पर मेरी इंस्टिंक्ट्स बोलती हैं कि जिनको सबसे ज्यादा प्लेयर्स लेते हैं वो शायद फेल हो जाएंगे। ये कभी कभी बैकफायर भी करती है, पर इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ। ये ओवरऑल एफपीएल सीजन स्टार्ट करने के लिए डिसेंट पॉइंट्स है। पर मैं रैंक को देखता ही नहीं हूँ। रैंक फर्स्ट फ्यू गेम वीक्स के लिए आपको उतना सीरियसली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 4-5 गेम वीक्स में जो भी चिप्स खेलते हैं, जो भी ट्रिपल कैप्टन, वाइल्ड कार्ड या फिर बेंच बूस्ट खेलते हैं, वो यूजली टॉप रैंक्स में होते हैं। तो 4-5 गेम वीक्स के बाद, क्योंकि 4-5 चिप्स होते हैं, तो उसके बाद आप अपनी रैंक को ज़्यादा एनालाइज करें। एंड अगर आपको क्लाइंब अप करना है या फिर आपको मेंटेन करना पोजिशन, तो आप उसके बाद ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मेरे बैकलाइन की बात की जाए तो यहाँ पे सलीबा, वॉकर, वरान और पाउ टोरेस दिखते हैं। मोबामा को मैंने स्टार्ट किया था ओवर पाउ टोरेस। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़े मिनट्स मिलेंगे मोबामा को, और वो मेरा, मैंने वैसे भी अपनी टीम एज ए 10 मैन स्टार्ट किया था इस सीजन, तो मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोबामा परफॉर्म करे या ना परफॉर्म करे। एंड पाउ टोरेस तो पिट गया बिकॉज एस्टन विला 5-1 हारी है न्यूकासल से। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि एस्टन विला की स्क्वाड थोड़ी बेहतर हुई है, पर एक टीम जो अपग्रेडेड है, एंड जिस टीम को भी अपग्रेड होना है, धीरे धीरे क्लाइम करना स्टेयर्स, वो आप इतने जल्दी जज नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, तो उनको अभी एमरी को दिखाना है धीरे धीरे करके। आर्सेनल के डिफेंडर्स का बेसिकली लेट न्यूज के वजह से स्विच हुए थे, गैब्रियल टू सलीबा हुआ था। बहुत सारे मैनेजर्स ने किया था, एंड सेम चीज सिटी में हुई थी। बहुत सारे लोगों ने स्टोन्स एंड डियास टू अकांजी, वॉकर या फिर आके की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो लास्ट नाइट सुपर कप में आके, अकांजी, ग्वार्डियोल और वॉकर की बैकलाइन थी। तो रूबिन डियास और स्टोन्स बेंच में थे। तो रूबिन डियास तो आई थिंक स्टार्ट करने वाले वर्सेस न्यूकासल, बट अभी स्टोन्स का उतना क्लियर नहीं है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग का उनका प्रॉब्लम है, और वो नेक्स्ट गेम वीक के लिए भी अभी डाउट है। पर मेरे को ये लगता है कि गैब्रियल शायद अपने लाइनअप में वापस आ जाए, क्योंकि अगर आप वीक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो तो आप बैक लाइन में 3 डिफेंडर्स को खिला सकते हो, और उनमें से एक डीएम भी हो सकता है। इसलिए आर्सेनल ने सोचा कि अगर वो 2 डीएम्स को खिलाओ, और एक को वो आगे खिला सकते हैं और एक को एज अ थर्ड सेंटर बैक खिला सकते हैं, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगा, काफ़ी सेफ होगा। पर आई थिंक अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस आपको वो एक प्रॉपर डिफेंडर चाहिए, तो मेरे हिसाब से गैब्रियल वापस लाइनअप में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। वॉकर को रिलेटेड मेरी टीम में थोड़े कंसर्न्स ज़रूर हैं, क्योंकि उनने 2 मैचेस बैक टू बैक लगातार उन्हें 90 मिनट्स खेला है, एंड ही इज़ अ वेरी इंजरी प्रोन प्लेयर एंड पेप नोज दैट। पर न्यूकासल को भी वो हल्के में नहीं लेने वाला, तो मेरे हिसाब से फुल स्ट्रेंथ लाइनअप, फुल स्ट्रेंथ बैकलाइन खिलाने वाला है पेप अगेंस्ट न्यूकासल। रूबिन डियास पर पेप को क्या फर्क पड़ता है, वो तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता ही रहता है, तो वो अकांजी को भी राइट बैक खिला सकता है। तो 50-50 कॉल है वॉकल से रिलेटेड। पर अगर बेंच हो गया तो मेरे बेंच से आएंगे बाल्डक, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन। बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वॉकर स्टार्ट करे, एंड होपफुली मेरे बैकलाइन में सबको 90 मिनट्स मिले।
नेक्स्ट मेरे मिडफील्ड में आया तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो थे वो हैं ब्रूनो फर्नांडिस और रैशफोर्ड। यूनाइटेड ओवरऑल जो भी बिग टीम्स थे उसमें सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग टीम थी। सब सब प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे टैक्टिकली, एंड कैसेमीरो स्पेशली हमें दिख रहा था कि एज अ लोन नंबर 6, मतलब पहले हमेशा उसको फ्रेड या फिर मैकटोमिनी के साथ पेयरअप किया था, तो इसके लिए भी ये काफ़ी नई चीज़ है। एंड माउंट और ब्रूनो तो आगे घूम ही रहे हैं, पर इस गेम में मेरे को वाल्वर्डे की बारसा की याद आ गई कि मतलब आपको पोजीशन पोजीशन तो है, आप थोड़े चांसेस क्रिएट कर रहे हो, पर वो आउटराइट क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं दिखी। एंड रैशफोर्ड भी काफी मेरे को स्लो लगा, स्लो पेस लगा, मतलब वो 2-3 साल पुराने वाला रैशफोर्ड दिखा। सो बेसिकली यूनाइटेड नीड्स टू कंसीड अ गोल टू वेक अप। अगर वो गोल कंसीड करेंगे तो आई थिंक वो अच्छा खेलेंगे स्पर्स के अगेंस्ट। तो अभी भी मैं बैक कर रहा हूँ ये दो प्लेयर्स को, पर बाद में जाकर अगर फिर से इनने परफॉर्म नहीं किया तो मैं शायद इन यूनाइटेड डीओ में से एक को मेरे को शिफ्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी टीम में काफ़ी आउट ऑफ टेम्पलेट खेल रहा हूँ। मैंने जाओ पेड्रो, वॉटकिंस और एस्टुपिनान को नहीं रखा है। तो मैं जानता था कि मैं इतने हाईली ओन प्लेयर्स को नहीं रख रहा हूँ, पर अगर मैंने टीम बनाई है तो मैं भी इनको ट्रस्ट करूंगा एंड थोड़े गेम वीक्स तक मैं इनको चांस देना चाहूंगा। एंड दूसरे मिडफील्डर जो हमारे आ जाते हैं वो है, ओ सॉरी, तीसरे मिडफील्डर आ जाते हैं वो है साला। उनने एक असिस्ट दिया था और एक ऑफसाइड गोल भी स्कोर किया था। तो मेरे हिसाब से उसके लिए उससे रिलेटेड मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं उनको लॉन्ग टर्म अपने टीम में रखने वाला हूँ। उसके बाद साका और मिटोमा बहुत अच्छे फॉर्म में है, ब्राइटन काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जाओ पेड्रो और गोल स्कोर करे और पॉइंट्स लाए, बिकॉज उसने एक सिटर भी मिस किया था, पर वो पेन थी क्या, आई डोंट थिंक सो। बट ओवरऑल ब्राइटन लुक द सेम एज दे वर लास्ट सीजन, वही मोमेंटम से वो आगे अपने आप को कैरी कर रहे हैं। तो मेरे पास स्टील है। मैं एस्टुपिनान से उतना कन्विंस नहीं था, पर वो काफ़ी आगे खेलता है, वो देखकर थोड़ा डर तो लगता है। पर मैंने उसके अगेंस्ट बैट किया है, तो मैं उसको अभी अपने जो भी हाईली ओन प्लेयर्स हैं इन सब में से किसी को अभी अपने टीम में ट्रांसफर इन नहीं करने वाला हूँ। अगर बाद में जाकर मेरे रैशफोर्ड या फिर ब्रूनो ने परफॉर्म नहीं किया तो मैं शायद उनको हटाकर एक जाओ पेड्रो जैसा चीप स्ट्राइकर ले आऊँ। अगर नेक्स्ट गेम वीक क्या आप थोड़े फिक्चर्स को जल्दी जल्दी देखा जाए तो पहले आ जाते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड। तो इसमें हमारे मैट टर्नर है। बेसिकली दोनों प्रमोटेड टीम्स है, तो ज़्यादा गोल स्कोरिंग भी हो सकता है या फिर ज़्यादा ही डिफेंसिव हो सकता है। तो अगर आप मैट टर्नर को खिला सकते हो, क्योंकि बहुत कम रेयर सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप अपने बैकअप कीपर को खिला सकें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप अपने कीपर स्विच करते हो तो जिनको आप बेंच करते हो वही ज़्यादा पॉइंट्स लाते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छा गोल कीपर है, इवन दो ही हैज़ अ टफ फिक्चर, आई थिंक उसको आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो। नेक्स्ट आ जाता है फुलहम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। तो बोथ आर प्लेइंग विदाउट स्ट्राइकर, तो ये एक 0-0 या फिर 1-1 गेम हो सकता है। तो अगर आपके पास लेनो है या फिर पिनक या फिर हेनरी है तो आपको इधर क्लीन शीट जरूर मिल सकती है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लिवरपूल वर्सेस बॉर्नमथ। इसमें साला है अगर आपके पास तो आप कैप्टन करने की सोच रहे हैं बहुत सारे लोग, पर हालैंड की ओनरशिप काफी हाई रहेगी एंड उसके अगेंस्ट जाना एट होम, बिकॉज हालैंड इज अ डिफरेंट बीस्ट एट होम। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं, अगर आपको मिडफील्डर्स के एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए तो आप उसको जरूर कैप्टन कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट्स की बात की जाए तो दो मेरे पास प्लेयर्स आ जाते हैं, डियाज और गैक्पो। ये दोनों काफी अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। जोटा और नूनेस अभी दोनों वो एज में है कि उनको कौन स्टार्ट करेगा, तो उन दोनों के ऊपर मैं अभी बैट नहीं करना चाहता। पर डियाज और गैक्पो आई एम 100% श्योर दे माइट स्टार्ट, एंड ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अगर आपको टारगेट करना है बॉर्नमथ। तो गेम वीक 1 में जो हमें आउटराइट परफॉर्मर्स दिखे वो थे निकोलस जैक्सन, मैडिसन, डायबी एंड थोड़े अच्छे जैसे एल्मिरन, इजैक, हार्वी बार्न्स, कैलम विल्सन। तो ये गेम वीक 1 में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थे। पर इस गेम वीक में ज्यादा जो लॉजिकल मैनेजर्स हैं वो इस गेम वीक में ट्रांसफर्स नहीं करने वाले हैं। तो थर्ड गेम वीक में उनके पास 2 ट्रांसफर्स होंगे एंड उस टाइम ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उस टाइम टेम्पलेट ब्रेक होने वाला है धीरे धीरे करके। एंड ऐसे ही जैसे गेम वीक 1 में ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताया, गेम वीक 2 में भी ऐसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हमें मिलेंगे एंड फिर हमें पता चलेगा कि हम किसको चूज कर सकते हैं, कौन से चीप एनेबलर को चूज कर सकते हैं जो हमारी टीम को ज्यादा बैलेंस्ड बनाए। तो इस गेम वीक मैं अपने टीम में कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। मेरा 4-5-1 लाइनअप होने वाला है जैसे मैंने पहले बोला था। तो मेरे पावर टूरेस आ जाते हैं टीम में, वॉकर का भी शो नहीं है तो शायद बाल्डक आ जाए रिप्लेस करते हुए। तो ओवरऑल मैं अपनी टीम से सेटिस्फाइड हूँ एंड मैं कोई ट्रांसफर्स नहीं करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट गेम वीक मेरे पास 2 ट्रांसफर्स होंगे एंड होपफुली मुझे कोई नए ऑप्शंस दिखे जिनको मैं कंसिडर कर सकूं। एंड आप भी बताइएगा कि आप कौन से उस ऑप्शन को देखना चाहते हैं। जैसे मैं बेन चिलवेल को देख रहा हूँ, रीस जेम्स इंजर्ड हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो
ऐसे आप कौन से ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहेंगे, आप ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए